वैदिक बाइट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं बिंदु चावला। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी क्रांतियां होती आई हैं, आंदोलन होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इन आंदोलन की, इन क्रांतियों की हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है और क्यों ये होनी चाहिए या होती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बीना जी के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि बीना जी, आप का स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। आंदोलनों में मैं इतनी खो गई कि मैं पहले, मुझे लगा कि मैं स्वागत कर रही हूँ मैं सीधा ही आप पर आ गई थी। मैं इंट्रोड्यूस भी करने के लिए मैंने बोला कि चलिए। खैर, बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बिंदु। जैसा कि हम हमारे व्यूअर्स जानते हैं और जो नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, जहां से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, बुद्धि प्राप्त होती है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, अभी जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं आंदोलन के बारे में, क्रांतियों के बारे में जो हमारे समाज में हुई। सबसे पहले कि आंदोलन की हमारी जिंदगी में आवश्यकता क्यों? देखिए बिंदु जी, आंदोलन, क्रांतियां, इनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से कुछ गलत धारणाएं समाज में आ जाती हैं, जिनकी हो सकता है उस समय पर वैल्यू रही हो, लेकिन जब समय परिवर्तन होता है, हम आगे अपने भविष्य में जाते हैं, तो उस समय में जो आवश्यकता थी वो कल की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन एक मान्यता बन जाती है कि नहीं, हमें तो ऐसा करना ही चाहिए। अब जैसे एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ कि एक घर में शादी हो रही थी, तो दुल्हन दरवाजे पर थी, लड़के की शादी थी, दुल्हन दरवाजे पर आ गई थी। तो अब दुल्हन का स्वागत किया जाए या उनके घर में एक बिल्ली थी, तो वो आकर बहुत परेशान कर रही थी कि अब क्या करा जाए। अब उन्होंने क्या करा, उस बिल्ली को एक टोकरे के नीचे बंद कर दिया ताकि घर के कामकाज किए जा सके। अब उस विवाह के भगदड़ में क्या हुआ कि उस बिल्ली को निकालना भूल गए। अब वो बिल्ली मर गई। अब मर गई तो अब क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, सवाल करा नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने ये काम किया था कि भई इस बिल्ली को अब क्या करा जाए। अब क्या हुआ कि जब भी उनके घर में शादी होती थी, एक बिल्ली को लेकर आते, उसे टोकरे के नीचे बंद करते और फिर शादी के बाद में उसे रहते थे। अब क्या, उनकी ये मान्यता बन गई। अब उन्होंने उस कोस के ऊपर नहीं गए, उस कारण के ऊपर को नहीं जाना कि ये आखिर हुआ कैसे। तो अब उस भ्रांति को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब उनकी कई पीढ़ियाँ जब निकल गई, तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके पीछे जाऊँ तो सही, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं। तो उसने जब उस बात की गहराई तक गया तो पता लगा कि उस समय इस तरह से घटना घटी थी। तो क्या हुआ कि उसने सबको मनाया, तैयार करा कि नहीं, आगे से हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये एक परिवार का आंदोलन हुआ। ठीक इसी तरह से जब कोई समाज में इस तरह की गलत भ्रांतियां आ जाती हैं, तो हमें उस समाज से हटाना होता है। और अगर राष्ट्र में कोई भ्रांति इस तरह की आ गई है, तो हमें राष्ट्र के में भी क्रांति करनी पड़ती है कि उस समूचे राष्ट्र का जो वातावरण है उसको बदलना पड़ता है। और कभी-कभी तो विश्व क्रांतियां भी करनी पड़ जाती हैं कि विश्व को ही हमें बदलना पड़ता है। अगर हम बात करें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की, तो उन्होंने तो युग परिवर्तन की ही बात दी है। तो उन्होंने युग को बदलने के लिए बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआतें की थी। तो इस तरह से ये आंदोलन है जो समय-समय पर होते रहते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि बिना वजह से होते हैं। जब कब इनकी महसूस होती है आवश्यकता? जब किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व में कोई बुराई या दुर्गंध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब वो बहुत स्तर पर फैल गए हैं। जैसे कि कभी-कभी महामारियाँ भी बड़े स्तर पर फैल जाती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए एक विशेष उस समय के लिए आवश्यकता महसूस की जाती है कि इस समय हमें क्या करना है। तो उस समय के अनुसार हमें वो आंदोलन चलाने पड़ते हैं। लेकिन आंदोलन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आंदोलन करता है, वो पहले एक सामान्य पुरुष होता है, लेकिन वो अपने आप को महापुरुष बनाता है। कैसे? कि अपने जीवन की साधना करता है कि मुझे ये कार्य करना है, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है। कि वो उस विचार को अपने अंदर लेकर आता है और उस विचार से रिलेटेड जो भी कार्य उसको ज़रूरत महसूस होती है उनकी, आवश्यकता महसूस होती है, उन्हें वो करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इसलिए ये हर किसी के लिए संभव नहीं कि कोई भी हर व्यक्ति कोई भी चलता-फिरता भी कोई क्रांति ला दे। वो कह सकता है लेकिन क्रांति नहीं ला सकता है। उसके लिए महापुरुष बनना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है। तभी हम समाज में या परिवार में या राष्ट्र में या विश्व स्तर पर कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जिन्होंने मैंने अभी कहा था कि उन्होंने तो युग परिवर्तन के लिए सोचा है, तो उन्होंने अपने जीवन में 7 प्रकार के आंदोलन चलाए थे। लेकिन वो आंदोलन करने के 3 तरीके बताते थे, उपासना, साधना और आराधना। अगर आपने ये करी है, तो आपके अंदर क्या होगा कि वो गुण आएँगे जिनसे कि आपको क्रांति ला सकते हैं। उपासना अपने इष्ट देव की करनी चाहिए। कोई कहे ना कि उपासना हम कैसे करें? अपने इष्ट के पास जी। बैठो। इसकी भी आपको मान्यता है कि नहीं इष्ट इष्ट से मैं कुछ सीख सकता हूँ। वो महापुरुष भी हो सकते हैं, कोई सामान्य पुरुष भी हो सकते हैं और जिन्हें कि हम देवता मानते हैं, देवी-देवता मानते हैं, वो भी हो सकता है। साधना का अर्थ है कि अपने व्यक्तिगत जीवन की साधना करें कि जिस क्रांति को आप करने के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले वो भाव अपने अंदर लेके आएँ और उसके अनुरूप क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं करने के लिए या क्या-क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और आराधना मानव की करें कि मतलब जो हम ये जो सेवा कार्य करेंगे, क्रांति लाकर क्या है, एक तरह से सेवा है ना कि उस समय की कुरीतियों को हटाना, तो आराधना मानव की करें। इसके लिए 3 सूत्र दिए हैं उन्होंने, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मन पवित्र होना चाहिए और समाज है वो भी एक सभ्य समाज होना चाहिए कि जहाँ के लोग पूरा समाज नहीं तो कुछ लोग तो सुने आपकी बात को, तो उन्हें पहले हमें सभ्य बनाना पड़ता है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर कि हमें मतलब सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो कोई बीमारी या इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा ही नहीं होंगी, लेकिन अगर हो गई हैं तो उन्हें हमें दूर करने की भी आवश्यकता है। जी। जैसे कि आपने बताया कि पंडित श्रीराम शर्मा जी ने आंदोलन किए, तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ये ऐसे कौन से क्या आंदोलन थे जो पंडित जी ने किए? देखिए, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो आंदोलन चलाए थे, वो इस प्रकार थे, साधना आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी जागरण आंदोलन और व्यसन मुक्ति या कुरीति उन्मूलन आंदोलन। देखिए, आप अपने इतिहास को अगर हम उठाकर देखें, तो कोई भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उस समय के हिसाब से 1, 2 या कह सकते हैं कि 3 आंदोलन चलाए हों, मतलब 3 तरह की कुरीतियों को समाप्त किया हो। लेकिन इन्होंने 7 प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने का एक समय में एक साथ आंदोलन चलाए थे। तो साधना आंदोलन में सभी प्रकार के संयम अपनाने के सूत्र बताए हैं इन्होंने। स्वास्थ्य आंदोलन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य बनाने हेतु आहार विहार पर ध्यान देना पड़ता है। जड़ी-बूटी का सेवन करना है, ये इन्होंने एक तरह से चलाए। जल्दी सोएँ, जल्दी जागें, व्यस्त रहें, मस्त रहें जैसे सूत्र बताए हैं। इसी तरह से इन्होंने जो शिक्षा आंदोलन है, उसमें भी इन्होंने कहा कि मतलब शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। इस तरह से इन्होंने सारे आंदोलनों को चलाया था। जी। तो
मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आंदोलन किए, वो आपने जैसे बताया कि बहुत अलग-अलग से नाम थे। क्या इनके कारण भी अलग-अलग थे या फिर एक ही कारण था सबका? देखिए, कारण तो सभी के अलग-अलग होते हैं, क्योंकि इन दिनों क्या था कि हमने अपने आप को मतलब संयम से लोगों ने हटा दिया। किसी प्रकार का संयम लोगों के पास में नहीं बचा था, ना इंद्रिय संयम, ना धन संयम, ना समय संयम। कोई संयम नहीं बचा, तो अगर संयम नहीं है तो हम कोई भी काम तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरह से स्वास्थ्य, क्योंकि संयम नहीं है तो देखिए सब एक से एक सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर संयम नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो ना तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी काम को करने में मन लगेगा। जहाँ हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो काम में भी मन नहीं लगेगा, और फिर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम ना पर्यावरण पर ध्यान दे सकते हैं, ना किसी जागरण पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब हमारे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके कारण भी अलग-अलग हैं। जैसे कि आपको बताया कि साधना आंदोलन में व्यक्ति के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, तो स्वास्थ्य आंदोलन में स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने घर-घर वाटिका के लिए बहुत जोर दिया था कि अपने आँगन में एक छोटी-सी, जैसे कहते हैं ना आजकल कोर्स भी करवाते हैं कि किचन वाटिका के नाम से, कि अपनी बालकनी में अपनी किचन वाटिका लगाइए। आज के लोगों का इधर रुझान होने लगा है। इस प्रकार से शिक्षा आंदोलन में इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए, या कहते हैं कि जो अनपढ़ महिलाएँ थी, उनके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। उसके लिए बाल संस्कार शाला, प्रौढ़ शिक्षा, विद्या पर बल दिया कि शिक्षा ही नहीं, विद्या भी होनी चाहिए, ताकि मतलब लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर संस्कार भी आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक कमाऊ विद्या या शिक्षा ही सीख लें, उसके लिए संस्कार भी बहुत ज़रूरी होते हैं। व्यक्ति को इन्होंने स्वावलंबन बनाने के लिए नए-नए कुटीर उद्योगों के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया था कि छोटे-छोटे अपने कुटीर उद्योग होने चाहिए, अपने हाथों में मतलब वो हुनर होना चाहिए कि हम किसी के सामने मतलब ऐसे नहीं कहें कि हम क्या करें? अपने आप को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कुटीर उद्योग चलाए भी। अगर आप कभी शांतिकुंज आश्रम में जाएँगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये जो आंदोलन मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आंदोलन मतलब उन्होंने जब चलाए थे अपने समय पर, वो आज भी समाज में अपना कार्य कर रहे हैं, और निःशुल्क वहाँ पर ये सारे कार्य सिखाए भी जाते हैं कि आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप समाज में जाकर किस तरह से कार्य करेंगे। और नारा दिया था कि कुटीर उद्योगों के लिए कि हर खाली हाथ को काम मिले। ऐसा नहीं कि आप काम की तलाश में इधर-उधर मारे फिरें कि कोई नौकरी मिलेगी तभी हम कमा कर खा सकेंगे, ऐसा नहीं, अपने हाथ में काम होना चाहिए। परिवारण पर्यावरण आंदोलन में इन्होंने उपयोग करो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो, जिस नीति पर आज के युवा चल पड़े हैं, उसके लिए इन्होंने बहुत मतलब मना करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज़ एंड थ्रो मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि उसमें पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। जैसे कि हमारे प्राचीन समय में अगर हम जाएँ, तो मिट्टी के बर्तन होते थे। अगर वो टूट भी गए तो क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएँगे। पत्तों के जो लीव्स आती थी, सूखी हुई पत्तियाँ होती थी, उनके खाने की प्लेटें बनती थी, बाउल्स बनते थे, ताकि मतलब उनको जब यूज़ करने के बाद में लगाया, डिस्ट्रॉय किया जाए, तो वो पृथ्वी के अंदर ही खाद का एक काम बना देती थी। तो इस तरह से जो आज के टाइम में जो यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक का चल रहा है, उसके लिए इन्होंने सख्त मना करा था, और उसके ऊपर ही उन्होंने जोर दिया था। जैसे सामानों को इन्होंने बंद करा, ध्वनि प्रदूषण है, ये हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाती है। इन सबको बंद करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वृक्षारोपण के लिए ऊपर इन्होंने जोर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बंद करने के लिए ही इन्होंने जोर लगाया, इन्होंने साथ ही साथ में वृक्षारोपण के लिए भी लोगों को जागृति लेकर आए थे। और समय-समय पर मतलब यहाँ तक कि कहते हैं कि जैसे कहीं भी यज्ञ हो रहा है या किसी का जन्मदिन है, विवाह संस्कार है, तो इस पर 1 पौधा तो कम से कम लगाएँ। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति, कम से कम हम कहें कि 60-70 साल की ज़िंदगी, या हम कहें 100 साल की ज़िंदगी वो जिएगा, तो अपने जीवन में उसने 100 पेड़ लगा दिए। अगर हम वैसे कल्पना करें तो नहीं लगा सकते हैं हम 100 पेड़। लेकिन हर जन्मदिन पर अगर हम एक वृक्ष लगाने की सोचें, फिर हर विवाह दिवस पर भी एक वृक्ष लगाने की सोचें, तो आप देखिए कि विवाह दिवस और जन्म दिवस, साल में 2 बार आपने वृक्ष लगाए, और जो भी हमारे सहयोगी बन रहा है, उसका भी जन्मदिन आएगा, तो मतलब 1 साल में 3 वृक्ष एक ही पेड़ मतलब पति-पत्नी ने लगा दिए। तो कितना उन्होंने पर्यावरण के ऊपर वृक्षारोपण करके जोर दिया है।
इस तरह से फिर पर्यावरण को बचाने के लिए यज्ञ का महत्व बताया। और यज्ञ, अगर आप शांति कुंज आश्रम में जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि यज्ञ डेली किया जाता है। और हर घर में उन्होंने एक, जैसे आजकल नैनो यज्ञ भी उन्होंने शुरू करवाया है कि नैनो यज्ञ आप करिए, तो उससे आपका जो घर का वातावरण है वो बदलता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि एक सुसंस्कृत परिवार की धुरी है प्रगतिशील व सुसंस्कृत नारी। इसलिए इसके लिए उन्होंने नारी जागरण आंदोलन चलाया कि जब तक नारी अपने कंधों पर, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाना बनाने तक या घर की साफ सफाई तक ही सीमित है, उसको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी, उसको अपने आप को शिक्षित बनाना होगा ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित बना सके, उन्हें संस्कार दे सके। व्यसन मुक्ति के लिए कहा है कि साधनों को व्यसन से बचाएं और सृजन में लगाएं। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास में पैसा आ गया है तो हमने उसको व्यसन में कहीं उसने मतलब पार्टियां करनी शुरू कर दी हैं, कहीं वो कोठे पर जाना शुरू कर दिया, कहीं उन्होंने क्लब में जाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सृजन में लगाना है कि कहीं हम समाज में कोई अच्छा कार्य करें। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मृतक भोज, बड़ी दावतें, दहेज, पर्दा प्रथा जैसी अनेकों कृत्यों के प्रति भी आंदोलन चलाए थे और आज भी उनके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसी समय पर चलाए थे, आज भी जो उनके शिष्य हैं या आश्रम से कहिए कि जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो सब इन आंदोलनों को जिंदा चल रखे हुए हैं और आज भी समाज में वो आंदोलन चल रहे हैं। कहते हैं कि साइकिल का पहिया घूमता है, पहले ऊपर जाता है फिर वो वापस नीचे आता है। उसी प्रकार ये सभी आंदोलन सफल हो सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं को साध लेगा। कहने का अर्थ है कि साधना आंदोलन ही हर एक आंदोलन की धुरी है। जहां से हमने शुरू करा था, अंत में वही कहेंगे कि साधना आंदोलन की व्यक्ति को अपने अंदर साधना है, खुद को साधना है और इन सभी बुराइयों से अपने आप को दूर करना है। वैसे हम आंदोलन की बात करते हैं या फिर किसी क्रांति की बात करते हैं तो हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं हमारे मन में, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि उसका पॉजिटिव रोल हमारी जिंदगी में क्या है। जिस तरह से पंडित श्री राम शर्मा जी ने हमें बताया है, अगर हम उनके पचिनों पर चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में सॉल्व हो सकती हैं। जो हम नेगेटिव आंदोलन लेके चलते हैं वो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एक रोल अदा करते हैं। बीना जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आंदोलन क्या है, क्यों होना चाहिए हमारी जिंदगी में और कैसे। अब टाइम हो गया है डेमो का। किस डेमो पर आज हम बात करने वाले हैं? जैसा कि आज हमारा एपिसोड में था कि व्यक्ति को अपने आप को साधना चाहिए, तो आज हम योग मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी मुद्राओं की सीरीज चल रही है। अगर और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सी मुद्रा किस परिस्थिति में उपयोगी है, तो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि मुद्राओं को करना बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक बहुत आसान है। ये व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के साथ साथ उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहा जाता है। जब आप इसे करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को लाभ पाते हैं। योग मुद्रा, योग मुद्रा जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइन है, नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, और जो मन है उसको शांत करता है। लंग्स, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। और अगर हम इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो शरीर को लचीला और चेहरे को कांतिमय बनाता है। चेहरे पर एक तेज आने लगता है। क्योंकि अब आप जैसे आप यहाँ इसमें देख रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। योग मुद्रा करने के लिए वज्रासन में बैठे। सबसे पहले तो ये वज्रासन में बैठे हुए यहाँ दिखाया है। तो वज्रासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कमर सीधी, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान दें। शरीर सीधा और हाथों को अपनी जांघों पर रखें। पूरे शरीर को तनाव रहित रखें। अब सांस लेते हुए बाजुओं को सिर के ऊपर से फैलाएं, फिर उनको पीठ के पीछे लेकर आएं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बाएं कलाई को, लेफ्ट हैंड को, जो हमारा
रिस्ट है उसको दाएं हाथ से, राइट हैंड से पकड़ें। अब थोड़ी देर के लिए सांस को रोकें, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, हमने देखिए बैठे हुए मुद्रा को हमने नहीं छेड़ा है, अपने हाथ भी हमारे पीछे ही हैं और नीचे अपने शरीर को झुकाएं। जब तक अपने फर्श को छूना है, मतलब इतना रखें कि अपने आप फर्श को छू सकें। अब सामान फिर यहाँ अपने सांस को रोकें और धीरे धीरे क्या करेंगे कि अपने आप को नॉर्मल फील करेंगे। जहां तक आपको सुविधा हो वहां तक आपको इस मुद्रा में रहना है। धीरे धीरे पूरक करते हुए अपने शरीर को सीधा करें। इस समय जब अपने शरीर को सीधा कर रहे हैं तो बाजुओं को सिर के ऊपर फिर से खींचें और सांस को बाहर करते हुए अपने पहले वाली स्थिति में लौटाएं। इस तरह से हम इसे 5 से मतलब 7 मिनट या हम कह सकते हैं कि 7 साइकिल्स करें। धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इसे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। 10 या 15 मिनट से ज़्यादा तो वज्रासन में वैसे भी नहीं बैठना चाहिए, इसमें काफ़ी हमारी मसल्स खिंच जाती हैं। और इसे सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन हम खाना खाने के बाद करते हैं और इस मुद्रा को हमें खाना खाने से पहले करना है, क्योंकि हम आगे की तरफ झुक रहे हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें, या जो प्रेग्नेंट महिला हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे झुकते हुए वापस आते समय हाथों को कमर के पीछे शरीर से लगाकर रखना है। किसी भी बीमारी के चलते, अगर कोई बीमारी है, पेट से रिलेटेड है या कमर से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है, तो जो भी अपने योग के गुरु हैं या डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में ही इस मुद्रा को करना चाहिए। जी, तो जिस तरह से बीना जी ने बताया, उस तरह से आप कीजिए ये आसन, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं और उनसे कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जान सकते हैं। बीना जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि अगर आप बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जान सकते हैं। आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, मेल कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फिज़िकल हो, मेंटली हो, इमोशनल हो, कोशिश होती है हमारी कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूँढ सकें। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।